आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे गरीब खाने पे आप आए हैं। देखिए साहब, राजनीति हमेशा विकास परक होनी चाहिए, विनाश की ओर नहीं। दुर्भाग्य से एक ऐसा व्यक्ति विधायक बन गया जिसको ना तहजीब में, ना सलीका है, ना कोई खानदान उसका है। वो राजनीति को जानता नहीं है। पैसे के बल पर वो चुनाव जीता है। 4 साल में जनता सब कुछ जान चुकी है कि वो झूठा है, कोई वायदा पूरा नहीं करता है, और जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। और अब बौखला करके वो गलत सलत चीजें कर रहा है। इसलिए इस तरह की बातें आ रही हैं। हमारी ओर से कोई दिक्कत नहीं है। हम आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए। भगवती माता के हम चरणों के भक्त हैं। माता के चरणों में हमें जरूर इस बार विजयश्री प्राप्त होगी, कोई दिक्कत नहीं। सर, आप विकास कार्यों के अलावा और भी अलग राजनीति आपने क्षेत्र में की है। जब जब जनता ने आपको कार्य करने का अवसर दिया, आपने छोटे विकास कार्यों के अलावा हॉस्पिटल और भी बड़े बड़े कार्य किया जिसको आज भी जनता आपको सम्मान करती है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है साहब। अक्सर लोग विकास को सड़कें, खंजे, पुलिया इनसे जोड़ लेते हैं। ये विकास थोड़ी है। अवस्थापना विकास असली विकास होता है। अवस्थापनाओं का अर्थ है आपने हॉस्पिटल, आपने डिग्री कॉलेजेस, आपने ITI, आपने बिजली घर बनवाए हैं, आपने बांध तटबंध बनाए हैं, आपने सरकारी ट्यूबवेल बनवाए हैं। और खाली अपनी विधानसभा नहीं, दूसरी विधानसभा में भी आपने काम कराया। जैसे मैं लक्सर से जब विधायक था तो मैंने लालढांग में काम कराया, एक बांध बनवाया 22 किलोमीटर का, भोगपुर से भालावाली का बांध। और शिकारपुर लंढौरा विधानसभा में आता था, उसमें मैंने नवोदय विद्यालय खुलवाया और दूध का संघ मैंने वहां बनवाया। और भारत सरकार से भी मैं लड़के आया। ऐसे बहुत कम विधायक होंगे जो भारत सरकार से संघर्ष करके अपने क्षेत्र में काम लाए हों। लक्सर का रेलवे ओवरब्रिज जो मैंने बनवाया, मुझे 6 साल लगे मेहनत करने में, लेकिन मैं हटा नहीं, लगातार दिल्ली के चक्कर काटता रहा। पुल को मंजूर करवाया, आज पुल मौजूद है आपके सामने। 8 साल लगे बालावाली के रेलवे पुल को निःशुल्क उत्तराखंड को दिलवाने में। रेल मंत्रालय से भारत सरकार के दिलवाया, लड़ता रहा, एक पैसा नहीं खर्च हुआ उत्तराखंड का। उसके ऊपर सड़क बनवा दी है और पूरा ट्रैफिक हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश तक का सब ट्रैफिक वहां से जाता है। लोगों को बहुत सुविधा हो गई है। तो मेरा जो विकास है, मेरा विकास अवस्थापना विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, खाली सड़कें बनाना नहीं। तो आपको लोग चैंपियन को कहते हैं सर? कहते नहीं है साहब, मैं चैंपियन हूं जी। मैं सन 89 में राष्ट्रीय हैवीवेट चैंपियन बना था और चैलेंज दिया था मैंने, चैंपियन ऑफ चैंपियन की कोई भी चैंपियन मेरे से पंजा लड़ाए तो मैंने 13 आदमियों को हराया था। तो वो उसी पंजा प्रतियोगिता की वजह से मैं चैंपियन कहलाया, चैंपियन ऑफ द नेशन। इसलिए मैंने उपनाम अपना चैंपियन रखा। जैसे हमारे आदरणीय राजनेता श्री राजेश पायलट जी अपने आप को पायलट लिखते थे क्योंकि वो पायलट थे। मैं चैंपियन हूं इसलिए चैंपियन लिख रहा हूं। एक आर्म रेसलिंग की फोटो आप देखेंगे सामने, उसमें 3 लोग खड़े हैं, 2 पंजा लड़ा रहे हैं, एक रेफरी खड़े हैं। इसमें मैं फ्रेंच कट वाली दाढ़ी में हूं, आप देखेंगे। और ये फोटो 1991 की है, यानी कि अब से लगा लीजिए आप 35 साल पहली फोटो है, तब का है। सर, राजा साहब क्यों कहते हैं आपको? देखिए, राजा साहब किसी को कहा नहीं जाता, जब कोई राज परिवार से संबंधित हो तब लोग कहते हैं। आपकी लंढौरा रियासत थी, 17वीं शताब्दी में लंढौरा रियासत बनी है, जब औरंगजेब के रोहिला गवर्नर को गुजरों ने हरा करके वो रियासत बनाई। और खूबड़ पवार वंश के गुजर थे जिन्होंने वो रियासत बनाई थी। इसलिए क्योंकि राज परिवार से मैं संबंधित हूँ। राजशाही तो भारतवर्ष में सन 1951 में समाप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग प्यार से राजा साहब अब भी हमें कहते हैं। सर, आपकी राजनीति के अलावा शिक्षा में बड़ा आपका इंटरेस्ट रहा। किन किन विषयों में आपने महारत हासिल किया था? देखिए साहब, मैं आपको बताऊं, 6 साल की उम्र में मेरा लीवर खराब हो गया था, 6ठी क्लास में, और 7वीं क्लास में मेरे लंग्स खराब हो गए थे। मैंने खुदा से खुदाई की लड़ाई लड़ी है, खुदा ने मुझे कैसा बनाया और खुदा की खुदाई से लड़ाई लड़ करके मैं कैसा बना। बहुत दिक्कत आती थी, डॉक्टर ने तो कह देता जिएगा नहीं, डॉक्टर पागल थे। पिताजी ने कहा अकेला लड़का है, मरने नहीं दूंगा। महल में अखाड़ा खोद दिया और मुझे कमजोर से वह बलवान तक उन्होंने बनाया। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा कि मेरी पढ़ाई सफर ना करे। तो मेरे पिताजी मेरे सही गुरु थे और उनके द्वारा जो मुझे ज्ञान दिया गया, उस तपस्या पे मैं चला, लोहे के चने मैंने चबाए। आज भी 60 साल की उम्र में 30 साल के लड़के से ज्यादा जवान हूं, ये वजह है। और रही पढ़ाई का, पढ़ाई भी इंटरेस्टेड हो गए जब मेरे को 10th क्लास में उन्होंने हिंदी हटा दी, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों दिलवा दी, दोनों डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं। पास हुआ। 12th के बाद मैंने कहा मैं पहलवानी करना चाहता हूँ, चंदीराम के अखाड़े में जाना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि बेटा कोई फायदा नहीं है, व्हाट नेक्स्ट।
मलबा पहलवान जो ओलंपिक में मेडल लाए थे, जो अर्जुन अवार्डी थे, वो दिल्ली के मलकागंज में चाट बेच रहे हैं। और हमारे नाना जी वीर गुर्जर समाज में सबसे पहले पीसीएस थे, कलेक्टर आरएन सिंह, रामनारायण सिंह, उनसे नौकरी मांगने के लिए मलबा पहलवान आया था जब पापा ने बात कही थी। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि बेटा साइंस में एडमिशन लो। मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। सुबह से दोपहर तक प्रैक्टिकल्स थ्योरी होती थी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और प्रैक्टिकल्स होते थे रिसेस के बाद। तो पूरा दिन कॉलेज में लग जाता था। जब मेरी पहलवानी छूट गई, लेकिन कसरत मैंने नहीं छोड़ी। फिर मुझे कहा बीएससी के बाद एमएससी फर्स्ट में कि आप जाके आईएएस की तैयारी करिए। मैंने कहा आप आईएएस और इतना सब कुछ कैसे होगा? नहीं, मैं आईएफएस का फॉर्म लाया दिल्ली जा करके। एक बात बतानी भूल गया, मेरी बहन डॉक्टर मधुरिमा पवार मुझसे 4 साल बड़ी हैं, और वो 12वीं में ही पीएमटी में सेलेक्ट हो गई थी। उनके 97% मार्क्स आए थे बायोलॉजी में। 97% मैथ्स में आ जाते हैं, बायोलॉजी में नहीं आया करते हैं। उनका रिकॉर्ड था। वो डॉक्टर की पढ़ाई करने गई। जब भी वो घर आया करती थी, उनके द्वारा जो किताबें लाई जाती थी, मैं उन किताबों का अध्ययन करता था। और ऐसी 8वीं क्लास से एमएससी फर्स्ट ईयर तक मैंने पूरा का पूरा एमबीबीएस पढ़ लिया। 38 साल हो गए हैं। मुझसे कहीं भी कुछ भी आप पूछ सकते हैं। क्या आपके बच्चे भी आपके पचीरों में चल रहे हैं शिक्षा को लेकर? अब बहुत समाज बदल गया साहब। अब से जो 50 साल पहले बात थी, अब वो बात नहीं है। हम 10 साल के हुआ करते थे, पापा ने जो कह दिया उनका कहा हुआ कानून होता था। आजकल बच्चे बहुत फ्रीडम है, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें उनके हाथ में है, और ऐसे में कुछ कहना भी उनसे, उनके ऊपर थोपना, ये मैं उचित नहीं समझता। बच्चे जो अपने बारे में सोच रहे हैं वो सोचें। मेरे लिए कोई उनका अगर होगा कि आप मुझे आइडिया दें, कुछ दें, सलाह मैं उनको दे दूंगा, आदेश नहीं। चंबेन साहब, अभी आपके मन में अपने इलाके को लेकर एक काफी सपने हैं, काफी कुछ अपने इलाके के लिए करना चाहते हो। ऐसे कौन से बड़ी बड़ी समस्याएं जिनका समाधान आप सत्ता में आने के बाद वहां का करना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा साहब आपने। देखिए, जनता महान होती है, जनता ही भगवान होती है, जो हमें चुन के भेज रही है। तो मैं तो अपनी जनता को भगवान मानता हूं, और जो कमी रह गई है 24 मेरे 20 साल के विधायक कार्यकाल में, 24 वर्ष हो गए पूरे, उनको मैं पूरा करूंगा। मोहम्मदपुर खादर का बांध 1.5 किलोमीटर का बनने से रह गया, उसको पूरा करना है। शेरपुर बेला के बांध का शासनादेश कराना, मुख्यमंत्री से कराना है। जो बहादुरपुर का रेलवे क्रॉसिंग है, जहां बहुत लंबे लंबे जाम लगते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उसका रेलवे ओवरब्रिज बनवाना है। और जो सिडकुल है, जिसके लिए मैं 7 साल मेहनत की, सिडकुल स्वीकृत भी हो गया है, उसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाना है, जिससे मेरे यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। मेरा सर आपसे आखिरी सवाल है। हमारे जिगारी से विधायक रहे अर्जुन सिंह आपके बड़े फैन हैं, उनको आपने क्या सा खिला दिया सर? बहुत आपकी प्रशंसा करते हैं। अरे भैया, फैन नहीं है, मुझसे बड़े भाई हैं, उनका बहुत आदर समादर करता हूँ, सर झुका करके समादर करता हूँ। क्योंकि अर्जुन सिंह की खाली एक नाम नहीं है, अर्जुन सिंह अपने आप में एक शख्सियत है। जैसा उनका निर्णय होता है और जिस तरह से वो अपने मुख से उस बात को प्रस्तुत करते हैं, बिरला नेता हैं जो उनकी तरह के हैं, बहुत कम नेता हैं। सीधा सच्चा व्यक्तित्व, कोई बेईमानी नहीं, कोई खोट नहीं, और जो कहनी वो मुंह पे कहनी। मेरा भी यही नेचर है, मैं भी ऐसे ही हूँ, सच्चा आदमी हूँ, जब आती है मुंह पे कह देता हूँ। भलाई बुराई का मैं नहीं देखता, नफा नुकसान का। और अर्जुन सिंह जी की सबसे बड़ी बात है कि अर्जुन सिंह यारों का यार है। जब हमारे साथ ये कांड हुआ, हमें कारावास में जाना पड़ा, तो वहां पे अर्जुन सिंह जी ने कहा था कि अरे भाई, हम तो नाई का नाता भी नहीं, तो नौता भी नहीं तोड़ते, और ये नौता तो विधायक ने दिया था, कैसे तोड़ देता विधायक, इसका जवाब तो जाके देना ही था। तो उस दिन से मैं अर्जुन सिंह का बहुत बड़ा मुरीद, उनका दोस्त तो पहले से था, लेकिन मुरीद हो गया हूँ। सर, चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी अपनी? देखिए साहब, तैयारी तो वो करता है जो बरसाती मेंढक हो, जो रोजाना दंड बैठक मारता है, खाने में जाके मेहनत करता है, माँ भगवती को, बजरंग बली को याद करता है, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी तैयारी तो 12 महीने 365 दिन चलती है। तो हमारी तो तैयारी चल रही है। तैयारी तो वो कर रहे हैं बरसाती मेंढक के 6 महीने पहले लंबे लंबे कुर्ते सिवा के आ जाएंगे और कहेंगे वोट दो वोट दो। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो रोज मेहनत करते हैं जी, और यही ईश्वर का प्रताप है। पार्टी भी आपको आशीर्वाद देगी, जनता भी आपको आशीर्वाद देगी सर आपकी बात? क्यों नहीं साहब, पिछली बार भी रानी साहब को लड़ाया था बीजेपी से, हालांकि मेरा पैर खराब था, हम वोट मांगने नहीं जा पाए, तो गलती जनता की नहीं, गलती हमारी रही, कुछ भी कारण रहे हो। लेकिन इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी से रानी देवयानी सिंह को टिकट दिलवाएंगे हम, ये मेरी इच्छा है। और मेरा खुद मन है कि मैं कहीं पे जाकर के मेंबर पार्लियामेंट बनूं, जिससे कि बड़े प्लेटफॉर्म मिल सकें और देश के लिए और कुछ कर सकूं, ये मेरी इच्छा है। पूरे उत्तराखंड में
खानपुर की राजनीति क्यों गरमाई हुई है, इसका क्या कारण है सर? वजह एक है भाई साहब कि यहाँ से जो सफेद पोश नेता है वही काला धंधा कर रहा है, खनन का अनैतिक रूप से कर रहा है। डंपर्स अनसर रूप से चल रहे हैं, एक डंपर पे 4-4, 5-5 ऑल्टी वो लोग लाते हैं, इतनी तेज गति से चल रहे हैं। मैं तो कहूंगा हत्याएं, 14 हत्याएं डंपर वालों ने कर दी। एक्सीडेंट नहीं कहूंगा, क्योंकि दूसरी साइड पे जाके लड़के को मारा, रात को चलते हैं तेज गति से शराब पी करके। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, रानी देवयानी सिंह के साथ, अपनी धर्मपत्नी जी के साथ, और मेरी धर्मपत्नी ने उनसे आग्रह किया कि आप इसको तत्काल रुकवाएं। उन्होंने शासन में सचिव से कहा, सचिव ने डीएम से कहा, लेकिन जब एक हफ्ता हो गया और वो नहीं रुके तो मुझे मैदान में आना पड़ा। मैं खुद सड़क पे आया, भरे हुए डंपर के सामने अपनी गाड़ी लगा दी, ड्राइवर को नीचे बुलवाया, उसको अपशब्द भी कहे। क्यों? क्योंकि मेरी जनता अगर मरेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मैंने कहा खबरदार अगर ये डंपर 2 बजे के टाइम, 2 से 4 के बीच में चले। तो फिर हमने एसडीएम को कहा, वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। मैंने कहा अगर पुलिस और प्रशासन कंट्रोल नहीं कर रहा है तो हमारे बीच में से हट जाए। हम और हमारी जनता में इतना दम है कि इन डंपरों का इलाज करके रख देंगे और इनमें या तो हवा निकाल देंगे या इनमें आग लगा देंगे। और मेरे आग लगाने के स्टेटमेंट की वजह से काशीपुर में अगले दिन डंपर में आग लगा दी, और इन डंपर वालों का समय भी निश्चित कर दिया कि सुबह 8 से 10 के बीच में नहीं चलोगे जब बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, और दोपहर में 2 से 4 के बीच में नहीं चलोगे जब जेके टायर वाली फैक्ट्री के कार्मिकों की छुट्टी होती है। तो ये मेरी बहुत बड़ी जीत है, इससे गरमाई आई पूरे क्षेत्र में, क्योंकि जो वहां पर अवैध खनन कर रहा है वो विधायक है, इसी विधायक ने ये 14 हत्याएं कराई हैं, इसको इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। तो इसलिए वहां पे गरमाई हो रही है, क्योंकि मैंने इस मुद्दे को उठाया, गरमाई से उठाया और पुलिस प्रशासन को चैलेंज देकर किया, और मैंने इसको रुकवा भी दिया। देखिए साहब, टीस मेरे मन में तो नहीं है, क्योंकि मैं तो कर्मवीर हूं। कर्मवीर मनुष्य कभी भाग्य का इंतजार नहीं करते हैं, कर्म से अपने कार्य सिद्ध करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जनता में टीस है, और हर वर्ग में टीस है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई भी है। क्योंकि जब उन्होंने लगा क्या क्या झूठे सपने इनको दिखा दिए थे कि भाई खानपुर में चीनी मिल लगा दूंगा, लंढौरा में डिग्री कॉलेज खुलवा दूंगा, एक भी काम नहीं हुआ, कोई काम। और इसलिए जनता त्रस्त है, मेरे पास आने में कतरा रहे हैं कि उनका मुंह नहीं पड़ रहा, वोट नहीं दी, लेकिन मैं फिर भी उनको प्यार देता हूँ। उनके शादी विवाह में, दुख में, सुख में जाता हूँ। नहीं, मैं कल भी आपका था, मैं आज भी आपका हूँ, और इंशाअल्लाह ईश्वर कृपा से कल भी आपका रहूंगा। तो ये टीस जनता के मन में है, और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि इस बार रानी देवयानी जब आएंगी उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और सारे विकास, सारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, और लोगों की टीस को दूर किया जाएगा। राजा साहब, आपका जो विधानसभा क्षेत्र खानपुर पड़ता है, यह विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, और ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बहुत से कामों की बहुत बड़ी जरूरत है। हम आपके क्षेत्र में काफी गांव में घूम के आए हैं, आज भी वो, या ये मान सकते हैं भी वो रुड़की से लगभग 20 साल पीछे है। आपका जो विधानसभा क्षेत्र खानपुर है, उसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए साहब, पिछले 4 साल में इतनी दुर्दशा हो गई, जितना मैंने विकास कार्य कराया था, हमारे विधानसभा क्षेत्र 10 साल पीछे पिछड़ गया है। अब दोबारा से हमको वो सब करवाना पड़ेगा, जो कार्य पहले कराए थे उनका अनुरक्षण कराना पड़ेगा, और जो कार्य अभी अपेक्षित हैं उनका नियोजन करना पड़ेगा, और शासन से क्रियान्वयन कराना पड़ेगा। तो इसमें टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, इसमें जो है जिला प्रशासन, प्रदेश शासन, मंत्रीगण और मुख्यमंत्री से मिलकर के मुझे वैसे ही करना होगा जैसे 24 साल पहले मैंने किया था। बर्बाद खादर को मैंने आबाद कर दिया था, नरक को मैं स्वर्ग में ले गया था, जहां घर में झोपड़ियां हुआ करती थी उनके महल बनवा दिए थे। मेरी धर्मपत्नी 2005 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ी, भाई साहब 96% वोट उनको मिला था, 96% वोट, रिकॉर्ड है इंडिया का, किसी को नहीं मिला आज तक। और जब वो वर्क करने जाती थी तो सैनी समाज और चौहान समाज के जो गांव थे, वहां की महिलाएं अपने घर में ले जाके दिखाती थी, मंदिर में मेरी तस्वीर लगा रखी थी कि आपके पति की वजह से आज हमें 2 जून रोटी नसीब हो रही है, हमारी जमीन 1 फसली से 3 फसली हो गई है। तो ये होती है क्रांति, जो कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने क्रांति करी है, गरीब का भला किया है, उनकी आंख से आंसू पोंछने का काम किया है। राजा साहब, क्या आपको महारानी जी पे भी उतना ही विश्वास है जितना आपको अपने आप पे खुद पे विश्वास है कि भी महारानी जी भी वो काम कार्य कर सकती हैं जो आपके मन में है? मुझे अपने से ज्यादा उन पर विश्वास है। पूछिए क्यों?
ये ऊपर जो फोटो लगी हैं, एक मेरे पिताजी की है, स्वर्गीय राजा नरेंद्र सिंह की, दूसरी स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह भाटी जी की है, जो मेरे ससुर थे। मेरी पत्नी ने बाल्यकाल से, किशोरावस्था से राजनीति देखी है। दो चीजें होती हैं, नॉलेज और विजडम। नॉलेज तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन विजडम उतना नहीं है जितना मेरी धर्मपत्नी में है। और विजडम से ही, जिसको चातुर्य आप कह सकते हैं, समझदारी कह सकते हैं, काम होते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी धर्मपत्नी विधायक बनेगी, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और वो अपने क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य कराएंगी। क्या महारानी जी ऐसी नहीं है कि जैसे दूसरे महलों की महिलाएं होती हैं, उनको बाहर निकल के लोगों से बदबू आती है, लोगों से उनको संपर्क करने में हिचकिचाहट होती है? क्या महारानी जी इस प्रकार से लोगों की सेवा कर पाएंगी महल से निकलकर? आप उनका फेसबुक के पोस्ट देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा मैं अपने मुंह से क्या कहूं। देखिए, हम अब राजा नहीं है, राजा थे हमसे बड़े 1951 में, जब से राजपाट खत्म हो गया भारतवर्ष का। सरदार पटेल ने 550 से अधिक रियासतों को एक कर दिया था। हाँ, ऐसे लोग बहुत हैं जो घमंड करते हैं अपने पैसे पे, अपनी दौलत पे, अपनी पोजीशन पे, अपनी ताकत पे। मैं एक बात पूछता हूँ भाई साहब, घमंड किस बात का? ताकत ऊपर वाले की देन, शोहरत ऊपर वाले की देन, दौलत ऊपर वाले की देन, तेरा अपना है क्या? आदमी जो अपने ऊपर घमंड करे, अब मुझसे कह दो मेरा है क्या भाई? जो ईश्वर ने दिया हुआ वही तो है। तो ईश्वर की सौगात को सौगात समझना चाहिए, उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। गरीब का निरादर कभी नहीं करना चाहिए। रानी देवयानी सिंह तो ऐसी हैं कि जो बच्चा बेचारा गंदा संदा, उसको भी अपनी गोदी में लेती है। आप आज की पोस्ट देख सकते हैं, कल वो क्षेत्र भ्रमण पर थी, तो उनका नेचर मुझसे भी ज्यादा उदार है। मैं तो थोड़ा पहलवान भी हूँ और गुज्जर भी हूँ, दोनों दो काम हो गए मेरे साथ। गलती से पढ़ लिख भी लिया ज्यादा हूँ, एजुकेटेड भी हूँ। मुझे तो गुस्सा आ रहा था, कई बार ऐसे भी हो जाता है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी नहीं किया है। बहुत सौम्य विचारधारा की है और अपने पिता पर उनका संस्कार गया है। सर, ये रमजान का महीना चल रहा है, मैं चाहता हूँ आप सर्व समाज के नेता हैं, सर्व धर्म का सम्मान करने वाले नेता हैं, मुस्लिम समाज का बड़ा पावन महीना चल रहा है, इस अवसर पर शुभकामनाएं दें सर। बहुत ही अच्छी बात कही साहब आपने। मेरी जानिब से रमजान पाक के इस मुकद्दस महीने में जो मेरे भाई और बहन रोजेदार हैं, उनकी बहबूदगी के लिए, उनकी जिंदगी में खुशियां आए इसके लिए, और देश में अमन और चैन हो, इसके लिए मैं खुदा से दुआ करता हूं कि हे अल्लाह ताला, हे मेरे ईश्वर, हम सबको नेक बुद्धि दे, सबको आगे बढ़ने का अवसर दे और इस देश में अमन और चैन कायम करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज फिर ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं उत्तराखंड प्रदेश में। हमारे साथ उपस्थित है राजा प्रणव चैंपियन जी, जो किसी पेशे को मोहताज नहीं, 4 बार विधायक रहे हैं और भी अपने बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए मैं पहुंचा हूं उनके आज देहरादून के निवास स्थान पर। लेते हैं जानकारी की विधानसभा में किस प्रकार की गतिविधियां आपके चल रही है कानपुर में। धन्यवाद मान्यवर। मैं